असलम को फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 25 स्टार्ट करते हैं। एसी बंद कर दे मरजान, मुझे ठंड लग रही है। जाहिर ने ब्लैंकेट से मुंह निकाल कर कहा। वो जो बेड की दूसरी साइड पर बैठा लैपटॉप चला रहा था उसे देखकर मुस्कुराया। वो तो सोच रहा था कि वो सो गई है, लेकिन मुझे तो गर्मी हो रही है। उफ, कितनी गर्मी है यहाँ। वो लंबा सांस लेते हुए मुस्कुराकर बोला। जाहिर ने आंखें सुखाकर उसको घूरा, फिर नजर उसके पास पड़े एसी के रिमोट पर पड़ी। मरजान ने भी उसकी नजरों का ताक़ुब किया। वो रिमोट की तरफ लपकी, मगर मरजान ने जल्दी से रिमोट उठा लिया। मरजान, मुझे ठंड लग रही है, रिमोट दे। किसी जंगली बिल्ली की तरह वह उस पर झपटी। वो लैपटॉप साइड पर रखते हुए जल्दी से रिमोट अपनी पुष्ट पर लगा गया और दूसरे हाथ से उसका बाजू पकड़ते हुए उसे खुद पर गिराया। उसके इरादे बांधते हुए वो जल्दी से पीछे हुई। जब उसने दूसरे हाथ से उसका हाथ दूसरा हाथ पकड़ते हुए उसे कब्जे में लिया। मरजान, छोड़े, मुझे नींद आ रही है। उसकी मजबूत गिरफ्त में फड़फड़ाती हुई वो उकता कर बोले। कुछ ज्यादा नजरें नहीं करने लग गई आप मिसिस? उसके दोनों हाथों को एक हाथ में पकड़ते हुए उसकी कमर से लगाए, दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर आई बालों की अवारा लिट को कान के पीछे रेसते हुए मैंने हिजी से बोला। जार ने लब बीच कर उसको देखा। रिमोट चाहिए? जार ने मासूमियत से हाँ में सर हिलाया। ओके, दे दूंगा, पहले मुझे किस करे यहाँ पर। वो गाल पर उंगली रखते हुए मुस्कुरा कर बोला। जारा ने आंखें सुकर कर उसको देखा और फिर अपने हाथ छुड़वाने की सही में मसरूफ रही। आप ऐसे बचकर नहीं जा सकती, मेरी बात माने, जो कहा है वो करे और रिमोट ले ले मुझसे। ठीक है, पहले रिमोट दे फिर। वो हाथ आगे करती आईब्रो झुकाते हुए बोली। मरजाना मुस्कुराते हुए उसके हाथों को आजाद किया। जरा जल्दी से रिमोट पर चिपकती और रिमोट उठाकर बेड से नीचे उतरी। ये चीटिंग है, मरजाने मुंह में सुकरी थी। वो क्या लगाते हुए एसी बंद कर चुकी थी। मरजान ने मुस्कुराई हपकी के साथ उसको देखा और फिर लैपटॉप उठाकर संजीदगी से टाइप करने लगा। अच्छा, सॉरी, आप तो नाराज हो गए। सारा ने उसे नाराज समझ उसके करीब आकर बैठते हुए कान पकड़कर सॉरी बोला। मरजान की पेशानी पर बल पड़े। उसने भव्य सुकरी थी। सॉरी ना मरजान, बात तो करे ना। सॉरी ना मरजान, बात तो करे ना। उसके बाजू को पकड़ती हुए लाड़ से बोली। मरजान ने मुस्कुराहट दबाई। वो दोबारा लैपटॉप पर टाइप करने लगा। अच्छा, ये ले। उसके गाल पर लब रखते हुए जल्दी से पीछे होती हुई बोली। मरजान ने लैपटॉप साइड पर रखा और उसे इतने करीब करते हुए सीने पर बिछा। वो बेसाता मुस्कुराई थी। मेरी जारो कितनी मासूम है ना, उसके बालों पर लब रखते हुए मुस्कुरा कर बोला। जारा ने मुस्कुरा कर सीने पर सर रखते हुए आंखें मूंदी थी। आधी रात का वक्त था जब उसकी आंख खुली। खिड़की के पास खड़ा साया देखकर उसकी जान निकली। वो ब्लैंकेट मुट्ठी में बीचते हुए कांपते हुए उसकी जन्म देखने लगी। वो साया अब उसकी तरफ बढ़ रहा था। देखो, अगर तुम भूत हो ना तो मुझसे दूर हो। मैं वरना रोने लग जाऊंगी। वो बेड कराउंड से लगती हुई दोनों हाथ लबों पर देते हुए घबरा कर बोली, मगर वो परछाई तो उसकी जन्म ही बढ़ रही थी। शैरी, वो कांपते हुए हाथों के साथ ब्लैंकेट खुद से हटाती हुई बेड से उतरते हुए चलाई दरवाजे की जानब भागी। मगर वो खिड़की से आने से पहले दरवाजा बाहर से लॉक करके आया था। ये खुल क्यों नहीं था? कांपते हाथों के साथ उसने दरवाजे के हैंडल को मरोड़ते हुए गड़बड़ाकर कहा और फिर पीछे देखा। वो साया उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। शैरी, बचाओ! बजी बजी आवाज में खुद को सिमटती हुई दरवाजे से लगती हुई बोली थी जब उसने उसे गलाए पकड़ते हुए उसे अपनी जानब खींचा था। उससे पहले कि वो चीखती, उसके लबों पर अपनी मजबूत हथेली रखते हुए उसकी चीख का गला गूंज चुका था। सड़क को झटक कर वो मुसलसल चीखने की कोशिश कर रही थी, मगर सब बेसुध था। उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे हटाने की साही में उसने उसके हाथ पर नाउन से हराशे डाली थी। अचानक एक ख्याल उसके जहन में आया। अगर वो भूत था तो वो उसे छू कैसे रही थी? कि कौन? हलक तैर करते हुए उसने डट कर पूछा। आपका शोहर। उसके कान में सरगोशी करते हुए उसने कांधे पर थोड़ी रखी थी। ये इल्फात उसके सर पर बम गिराने के लिए काफी थे। शाह, क्यों छोड़कर गई थी मुझे? अचानक साथी से उसके कंधों को थामते हुए उसका चेहरा हाथों में लेते हुए उसने जनरली लहजे में कहा। अशीक खौफ से उछली थी। उसने खुश्क लब्बों पर जुबान फेरी थी। उसके पास अब कोई जवाब नहीं था। जानती हो कितना तड़पा मैं तुम्हारे लिए? तुम लड़कियां खुद को बहुत एहसास समझती हो, छोटी छोटी बात पर रोकर दिल हल्का कर लेती हो। हम क्या करें, बोलो? उसके कांधे पर उंगलियां बेबस करते हुए बुझी आवाज में मुस्कुराया। अशीक ने डरकर आंखें मीची। पूरी पूरी रात में बैठ भटकता रहा कि शायद कहीं पर मिल जाओ। ये एक हफ्ता कैसे गुजारा जानती हो तुम? तुम्हें एहसास है मेरा? बोलो, जवाब दो मुझे अशीक, मुझे जवाब चाहिए। उसके कानों को साथी था झंझों का वो कड़क लहजे में बोला। अशीक का दिल तेज धड़का। उसने डरते हुए उसकी शरीर को मुट्ठी में बिछकर उसी के सीने पर मुंह छुपाया था। वो रोती चली गई। उसने संजीदगी से उसे कान से पकड़ते हुए अपने सीने से अलग किया था। एक बार भी मेरी बात जानने की कोशिश की। वो शख्स कातल था। न जाने कितनी मासूम लोगों को मौत के घाट उतारने वाला खूनी था, जिसकी सजा मैंने उसको दी। ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है, जिनके दिल में इंसानों के लिए एहसास नहीं। उसके बालों में उंगलियां उलझाए उसका चेहरा करीब करते हुए वो संजीदगी से बोला। उसे इशारा दिलाना चाहता था कि जो वो उसके साथ कर चुकी थी। और कोई और कोई खूनी नहीं हूं मैं, अपने मुल्क के लिए कर रहा हूँ ये सब। इन लोगों के लिए उनके इंजाम तक पहुंचाना मेरा फर्ज है और रहेगा।
और मुझे से ज़रूरत पड़ी तो मैं दोबारा वही करूँगा। मैं ऐसी हज़ार मोहब्बतें अपने वतन पर निछावर कर सकता हूँ। मेरी तो जान तक कुर्बान है मेरे वतन पर। अगर अब भी तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि मैं थक चुका हूँ। तुम्हें इस दिल में जगह देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने। काश तुम मुझे ना मिली होती, काश तुमसे मोहब्बत ना हुई होती, काश मैं इतना बेबस ना होता, काश मैं अशीक मैं यूँ दर-बदर तुम्हें ढूँढते हुए ना भटका होता। तो साथी से छोड़ते हुए वो पीछे हटकर अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ते हुए घुराया। अशीक हिचकियों के बीच रो रही थी। उसका चेहरा आंसू से भीग चुका था। मुझे मार देती, मगर खुद को जान लेने की कोशिश की तुमने। क्यों? कैसे सोच लिया तुमने कि मैं तुम्हारे बगैर जी लूंगा? मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बेबस हूँ। मुझे इसी वक्त मार देती ना, फिर भी मुझे तुमसे शिकायत ना होती। तुम तो मेरी मोहब्बत को मुझसे छीनने की कोशिश की। अशी ने हाथ को गल पर रगड़कर आंसू साफ करते हुए उसकी जानब एक कदम बढ़ाया, मगर वो उससे 2 कदम पीछे हट चुका था। उसने पिस्टल निकाला था। अशीक ने खौफजदा नजर से उसको देखा था। वो डर गई थी, शायद वो उस पर खुद गोली चलाने की सजा देना चाहता था, मगर उसने पिस्टल अपने सीने के मुकाम पर रखा था। अशीक की टांगे लड़खड़ाई थी। नफरत करती हूँ ना मुझसे, मैं खुद को ही खत्म कर देता हूँ। ट्रैगर पर गोली रखते हुए उसने स्पाट लहजे में कहा और गोली चला दी। अशीक कान पर हाथ रखते हुए चीखकर उठी थी। उसका पूरा वजूद पसीने में शरबूर था। दुपट्टे के पल्लू से अपना पसीने से तर चेहरा साफ किया था। दिल शिद्दत से धड़क रहा था। जल्दी से कमरे की लाइट ऑन की। कमरे में ब्लैक का सन्नाटा था। वो जल्दी से शूज पॉम में डालकर उठी और कमरे का दरवाजा खोलते हुए बाहर निकल गई थी। उसका रूह उसके कमरे की तरफ था। मम्मा, चलें डैड के पास और उनसे कहें शावीट और हमारा निकाह करवाएं। किसा बेगम ने हैरत से उसको देखा, जो अचानक ही कमरे में बोतल के जिन की तरह हाजिर हुई थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वक्त देखा तुमने क्या हो रहा है? किसा बेगम ने उसका दिमाग ठिकाने लगाना चाहा। मैं अपनी जान ले लूंगी। वो कहीं से चाकू भी उठा लाई थी। उसने कलाई पर रखकर चीखकर कहा। किसा बेगम ने जल्दी से उसे बेड से उतरते हुए कमरे का दरवाजा बंद किया और उससे चाकू छीनने लगी, मगर वो पीछे हट गई। अभी जाए बाबा के पास, उनसे कहीं मारिया और शाबी का निकाह करवाएं इसी हफ्ते, नजम और निशाल के साथ। वो कलाई पर चाकू का दबाव डालकर चीखकर बोली। उसकी कलाई से खून की 2 बूंदें फर्श पर गिरी थी। अपनी माँ को किस बात की सजा दे रही हो? पागल हो गई हो तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? बताओ हुआ क्या है? किसा बेगम ने बराई हुई आवाज में कहा। वो चाकू नीचे फेंक कर किसा बेगम के गले में बाजू घुमाए करके रोने लगी और सब बताने लगी। वो इसे लाइक करता है, उसके लिए मेरे साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया। आप प्लीज डैड से बात करें, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वीर मेरा है मम्मा, मैं इसे उस मनहूस का नहीं होने दूंगी। वो धीरे धीरे हम सब से छीन रही है। पहले पापा को छीना, अब वीर को छीन रही है। मम्मा, मैं वीर को बहुत प्यार करती हूँ। आप प्लीज डैड से बात करें। आप करेंगी ना? वो जुनूनी अंदाज में रोते हुए किस्सा बेगम ने उसके चेहरे पर बिखरे बाल सिमटते हुए हाथ में सर हिलाया था। उसका सर अपने कांधे पर ढका दिया। वो सिसकियां बढ़ती हुई रह गई। उसने दस्तक सुनकर सोफे से छट उठाकर पहनते हुए दरवाजा खुला था। वो अचानक ही उसके सीने से लगी थी। बगैर किसी की परवाह किए वो कुछ सेकंड संजीदगी से अपनी जगह पर खड़ा रहा, फिर से नरमी से खुद से दूर किया। क्या कर रही हैं आप यहाँ? उस बेहद संजीदगी से पूछा। लहजे में ना गुस्सा था, ना ही नाराजगी। हमें हमें आपसे बात, आप जाए यहाँ से, उसे कमरे से बाहर निकालते हुए स्पॉट लहजे में कहा। अशी की आंख से एक आंसू टूटकर उसके गाल पर बहा। उसने बेबस नजरों को देखा था। आप ना माफ नहीं करना चाहते हमें शायरी? आप यहाँ से चले जाएं, हम नहीं जाएंगे। वो दरवाजा बंद करते हुए संजीदगी से बोला। जब अशीन ने दरवाजे पर हाथ रखकर उसकी बात काटी थी, उसका हाथ हटाते हुए उसने फौरन दरवाजा बंद किया था। अशी का दिल किरची किरची हुआ। वो बेजान हुई एक कदम पीछे लिया, फिर दूसरा और फिर तीसरा। उसके दरवाजे को देखते वो पीछे हुई। आंसू उसकी आंखों से बेताशा बह रहे थे। हाथ की पुछ से आंसू साफ करते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी, दिल बेहद बोझ के साथ, क्योंकि कैसे उसने उसकी एक बात भी नहीं सुनी थी। उसे रूम से बाहर निकला था। दरवाजे पर दस्तक सुनकर वो लैपटॉप बंद करके उठा था। डैड आए ना आप? कमरे का दरवाजा खोलते हुए एक मोहब्बत से मुस्कुराहट के साथ उसने सुहेल साहब को अंदर आने की दावत दी थी। वो लैपटॉप पर कैमरा सिस्टम से उन्हें यहाँ आते हुए देख चुका था, शायद इसलिए अशी को वापस भेजा था। मगर वो बेचारी तो आंसू बहाकर अब ब्लैंकेट में मुझ पाए रोने का शुक्र फरमा रही थी। नहीं शाह, बस देखने आया था, सब ठीक है। तुम जानते हो पिछले दिनों में जो कुछ हुआ है उसके बाद फिक्र लगी रहती है। डोंट वरी डैड, सब ठीक है। उनका हाथ थाम कर मुस्कुराते तसल्ली दी थी। सोहेल साहब ने उसको गले लगाया था। वो अब तक उसे ठीक से मिल नहीं पाए थे और दिल था जो बाबा उसकी तरफ खींचा चला जाता था। क्यों उनके ना वो उसका बचपन देख पाए थे, ना ही उसे उसका बाप का प्यार दे पाए थे, ना ही बचपन में उस पर बाप का साया रहा था। इसलिए वो खुद को इस चीज का जिम्मेदार समझकर बेसाता रो दिए थे। डैड रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। उनके हाथ पर बहुत देते हुए उसने कहा। सोहेल साहब ने सर को धीरे से हाँ में जन्मिश देकर उसके कांधे पर हाथ रखा और फिर उसे सोने का कहकर अपने कमरे की जन्नत बढ़ गए। अगली सुबह आपकी चाय। आगा साहब हैरत से पीछे पलटे थे कि सब बेगम ने उनसे बात करना गवारा नहीं कर रही थी। उनकी चाय टेबल पर रखते हुए बोली, उनकी जन्म देखा भी था। किस्सा, मेरी बात सुनो। आगा साहब के बुलाने में पर वो रुकी थी। यही तो वो चाहती थी कि उसे रोके। आगा,
अब कोई फायदा नहीं है बात सुनने का। किस्सा बेगम ने नजर झुकाए हल्का लहजे में कहा। आगा साहब उसका हाथ थामते हुए उसे सोफे पर बिठा गए थे। किस्सा, मुझे माफ कर दो, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं ये बोझ दिल से नहीं हटा पा रहा। वो बच्ची है किस्सा, मैं उसे इसलिए यहाँ पे लाया। मैं समझती हूँ आगा, मेरी भी तो बेटी है। किस्सा बेगम ने नजर झुकाई श्री लहजे में कहा। आगा साहब ने मुस्कुराकर उसको देखा। लेकिन आज मैं आपके पास अपनी बेटी की खुशियों के लिए आई हूँ आगा। मैं वो हाथ जोड़ते हुए उनकी जानिब देकर बोली। आगा साहब ने परेशानी से उसके हाथों पर हाथ रखे थे। मारिया शाबी को पसंद करती है। एक माँ आपके पास आई है अपनी बेटी के लिए। आगा, आप सुहेल भाई और शहनशाह साहब से बात करें। आगा साहब ने संजीदगी से उसे देखा था, फिर कुछ पल गहरी सोच में पड़ गए थे, क्योंकि ये बात उन्होंने भी गौर की थी कि एंगेजमेंट के फंक्शन में मारिया का ध्यान शाबी की तरफ था। ठीक है किसा, मैं बात करता हूँ। आप वादा करें अपनी बेटी की खुशियों के लिए आप ये करेंगे। आगा साहब का हाथ पकड़ते हुए वो जल्दी से बोली। आगा साहब संजीदा हुए थे, मगर किसा बेगम की आंखों में आंसू देखकर उनका दिल पिघला था। उन्होंने हाँ में सारे हिलाकर उसका हाथ थामा था। किसा बेगम के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट फैली थी। तुम्हें क्या हुआ है लड़की, बड़ी उदास रहती हो आजकल, अलीजे ने सैंडविच का बाइट लेते हुए कहा। सब नाश्ता करके जा चुके थे। इस वक्त डाइनिंग हॉल में अलीजे, निशाद, सुनहरा, अशीक और जरा थे, जो शादी की तैयारियों के बारे में डिस्कशन के साथ साथ हंसी मजाक भी कर रही थी। मगर शीख का उतरा हुआ चेहरा देखकर आहड़ अलीजे ने पूछ लिया। हाँ, मैंने भी नोटिस किया है कि कुछ उदास रहती है। निशान ने उसके चेहरे पर फैली उदासी देखकर कहा। कुछ भी नहीं आपी। वो बालू की लिट कान के पीछे रचती हुई धीमे लहजे में बोली। चलो गाइस, हमारे लिए चाय बनाकर लाओ। दायम ने उनकी गुफ्तगू में मलूस होते हुए पास पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। उसके हमरा हरब, शान और शाबीर भी थे। क्यों, हम क्यों बनाए, खुद जाकर बना लो। अलीजे ने मुंह मोड़ा। निशान ने शर्माकर नजम को देखा था, जिसके शर्माने पर गल्ला फाड़ के हक्का लगाने को तैयार था। हम बनाते हैं। शाबिर की लो देती नजरें खुद पर महसूस करके वो जल्दी से उठी थी। अलीजे ने माथा पीटा था। भला क्या जरूरत थी उसे बनाने की। चलो मैं हेल्प कर देती हूँ, जरा ने उठते हुए कहा, जबकि जरा ने उसे बैठने का इशारा किया था और खुद अशीक के साथ चली गई थी। जरा ने हड़प को देखा था, जो उसे ही संजीदगी से देख रहा था। भाई, क्या चल रहा है, इतनी याद आ रही है तो उनके साथ बैठ जाए ना। अलीजे ने हड़प को चेहरा, जो लाल होता हुआ चेहरा का रूह फेर किया था। जुरैन ने हंसी दुबाई थी। मारिया फोन पर उंगलियां स्क्रॉल करती हुई ही वहां से गुजरी थी, जब शाबी को देखकर वही रुकी थी। अरे, तुम कहाँ जा रही हो, आओ बैठो, चाय आती ही होगी। अलीजे ने उसका मजाक उड़ाया, मगर वो तो जैसे इनविटेशन के चक्कर में थी। मुस्कुराते हुए वो शाबीर के सामने पड़े सोफे पर टांग रख कर बैठ गई। शाबीर ने स्पॉट नजरों से उसकी ड्रेसिंग का जायजा लिया था और फौरन नजरें फैली थी। तंग ब्लैक टाइट्स पर ब्लैक शर्ट और उस पर शार्ट लेदर जैकेट, बालों को टेल पोनी किए डार्क मेकअप में वो बेहद ओवर लग रही थी। अच्छा, तो चाय कौन बना रहा है, मारिया ने फोन पॉकेट में डालते हुए पूछा। अशीक और जारा। लिजे की बाबर मुस्कुराई और खड़ी होगी। मैं लेकर आती हूँ। इतना क्या कर वो जल्दी से किचन की जाना पड़ी थी। जारा, अगर मम्मा ने बुलाया है। किचन में दाखिल होते हुए जल्दी से बोली। जारा ने हाँ में हिलाया और किचन से बाहर चले गई। क्योंकि शादी का घर था, उसे अपनी बेगम और किसा बेगम बुलाती ही रहती थी, किसी न किसी काम की घर से। अशीर ने बेतासे नजर से मारिया की तरफ देखा और चाय बनाने लगी। मारिया ने शेल्फ पर पड़ा कप जहां बुझकर नीचे गिराया था, जो टुकड़े टुकड़े हो गया था। अशी ने डरते हुए कप को देखा। ओ यार, क्या करती हो तुम, ये मम्मा का फेवरेट सेट का कप था, जल्दी से इसे उठाओ, उन्होंने देख लिया तो नाराज होंगे। माया ने मुस्लिम फिक्र के साथ कहा। अशी ने उसे तीखी नजर से देखा था और कप के टुकड़े सिमटने लगी। माया ने जल्दी से चाय में कसीर तादाद में नमक डाला था और फिर फौरन पीछे हटी थी। तुम खा लेना, मैं जा रही हूँ, बेफिक्री से कहकर किचन से बाहर निकल गई थी। अशी ने चाय को चूल्हे से उतारा और कपों में डालने लगी। इतने में जरा भी आ गई थी। उसे किसा बेगम ने यही सोचकर रोक लिया था कि मारिया ने किसी वजह से ही उसे झूठ बोलकर मेरे पास भेजा होगा। अब देखो तुम्हारी इंसल्ट कैसी करवाती हूँ मैं, डियर अशीक। मारिया अपनी जगह पर टांग रखते हुए सोच कर मुस्कुराई। वो चाय की ट्रे लेकर सबको एक कप चाय देने लगी। शाबी की बारी पर उसका हाथ कांपा था। वो जल्दी से सबको चाय देकर वापस अपनी जगह पर बैठी थी। अशु, क्या हुआ है तुम्हें यार, अलीजा ने धीरे से पूछा था। अभी किसी ने चाय नहीं पी थी। वो संजीदगी से कप थामे हुए पार्टनर से उसे देख रहा था, जिसकी लो देती नजर से अनकंफर्टर होकर उंगलियां उलझाने में मसरूफ थी। चाय का सिप लेते हुए पार्टनर से अशी को देखा, जो घबराकर उसको देख रही थी। मारिया ने मुस्कुराते हुए शाबी को देखा, जिसके चेहरे पर ब्लैक की संजीदगी थी। अब देखो बच्चू, तुम्हारी इंसल्ट पक्की है, मारिया ने फोन पर उंगलियां स्क्रॉल करते हुए दिल ही दिल में कहा। मगर वो तब चुमकी जब उसने बेफिक्र से चाय का दूसरा सिप लिया था। रब ने दाइम को फोन पर कुछ दिखाया था और वो दोनों उठकर चले गए थे। शाह ने बेनियाजी से कप उठाया था और सिप लिया था। उसके कान और नाक से धुआं निकला था। ऐसी चाय पीकर वो फीका सा मुस्कुराया और कप वापस रख दिया। शाबिर ने मुश्किल ही निचला होंठ दबाकर हंसी रोकी थी। उसके चेहरे पर 1 मिनट में 12 जो बजी थी। वो जरा सा खांसा था और फिर कप को गुरा और फिर खांसते हुए उठा। अशीक समेत बाकी सब ने उसको देखा था जब एक कमरे में घुसा था। ये इससे क्या हुआ, अलीजा ने कांधे उचकाते हुए पूछा। वो पूरा कप पी कर उठा था और अलीजा ने बेशकीरी से उसको देखा था। उसकी नीली आंखों में सुर्खी थी।
कितनी मुश्किल से उसने चाय पी थी, मगर वो तो उसके हाथ के जहर भी खा सकता था। ये तो चाय थी। दैट टी वाज एक्सीलेंट हु एवर मेड इट। वह फोन कान से लगाते हुए जाते जाते बोला था। अशीर ने गाल सूरत पड़ रहे थे। अलीजा ने अशीर को ब्लश करते हुए देखकर हंसी रोकी थी, जबकि मारिया ने दांत पीसे थे और शान का कप उठाकर मुस्कुराई। उसके हया से चाय अशीर ने ठीक कर दी थी और शान किसी और वजह से उठकर गया था। यही सोचकर उसने चाय का बड़ा सा सिप लिया था और फिर उसने सब की नजरें खुद पर महसूस करके इस सिप को बामुश के गले से उतारा। उसे अपना हल्क जलता हुआ महसूस हुआ। उसकी आंखों से आंसू निकले। वो फोन टेबल पर गिराते हुए तेजी से उठी थी। जुनैरा और अलीजा ने से हैरत से अपने कमरे की जानिब जाते हुए देखा था, जबकि अशीक ने कप को देखा था और बढ़कर कप उठाया और उसमें से छोटा सा सिप लिया। जब उसका हल्क जल कर रह गया था, उसने घबरा कर शाबी के खाली कप को देखा था और फिर किचन से पानी लेने के लिए भागे थे। क्या सोचती हो तुम, आंधी हूँ मैं, मुझे कुछ नजर नहीं आता। उसके हाथ से पानी का गिलास नीचे गिराया था, क्योंकि मारिया ने उसे बाजू से पकड़कर एक तरफ खींच कर ले जाते हुए कहा, छोड़ो हमारा हाथ। उसका हाथ झटकते हुए वो पीछे हटी थी। क्यों शाह के पीछे पड़ी हो? तुम्हें लगता है कि यहाँ सब बेवकूफ है? तुम उसके आगे पीछे घूमोगी और हम तो आंधे हैं ना, जिसे हमें तो कुछ नजर नहीं आता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अपनी हाथ में रहे, बहुत बोल लिया आपने। कौन होती है आप हमारे कैरेक्टर को जज करने वाली? अशीर ने साथी से कहते हुए उसे झटका, जिस पर वो शशते रह गई। आज के बाद अगर आपने हमारे कैरेक्टर पर एक बात भी की तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप हमारी बहन है, इसलिए हमने बाबा से कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर अब हम इस रिश्ते का लिहाज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ बात हमारे कैरेक्टर पर हो रही है और हमारा कैरेक्टर कैसा है ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हमें शौक नहीं है किसी के आगे पीछे घूमने का। उसके कांधे के करीब से वो गुजर कर गई। माया ने हैरत से उसको देखा, जिसे खड़ी खड़ी सुनाकर निकल गई थी। बहुत जुबान चालू रही है ना तुम्हारी, वेट करो। तुम्हारी आंखों के सामने हमारा निकाह होगा और तुम सड़ती रह जाओगी। पैर पटक कर वो अपनी लाडली माँ के पास चल दी थी।